नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन इसके अंतर्गत पाठ नंबर 7 निर्देशन के भाग 3 में वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन तथा नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में पढ़ा था पर्यवेक्षण के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में, मास्लो की आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में। वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन। प्रोत्साहन से तात्पर्य उन सभी उपायों से होता है जिनका प्रयोग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से किया जाता है ताकि उनका कार्य निष्पादन सुधारा जा सके। इन प्रोत्साहनों को हम दो विस्तृत वर्गों में बांट सकते हैं, पहला वित्तीय और दूसरा गैर वित्तीय। तो अब हम इन प्रोत्साहनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले नंबर पर आते हैं वित्तीय प्रोत्साहन। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पैसा एक माध्यम बन गया है जो कि प्रतिदिन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये आप सभी को पता है बच्चों, और इसके साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और सत्ता प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है, स्रोत है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसे में क्रय क्षमता होती है। हम पैसे से जो भी चाहें खरीद सकते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का माध्यम है। वित्तीय प्रोत्साहन के अंतर्गत वे प्रोत्साहन आते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में वित्त के रूप में होते हैं अथवा जिन्हें वित्त के रूप में मापा जा सकता है, और ये कर्मचारियों के बेहतर निष्पादन के लिए एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। इन प्रोत्साहनों को व्यक्तिगत या समूह के आधार पर दिया जा सकता है। सामान्य रूप से जो वित्तीय प्रोत्साहन संगठन में प्रयोग किए जाते हैं वो वे इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पर आते हैं वेतन और भत्ते। प्रत्येक कर्मचारी को वेतन प्राप्त होता है, एक आधारिक वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में होता है। इसमें आधारभूत वेतन हो सकता है, महंगाई भत्ता भी शामिल होता है और इसी प्रकार के कई अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं। प्रति वर्ष वेतन में वृद्धि होती रहती है, समय समय पर भत्तों में भी बढ़ोतरी होती है। कुछ व्यावसायिक संगठनों में वेतन बढ़ाना और वार्षिक वेतन की वृद्धि निष्पादन स्तर से भी संबंधित हो सकती है। उत्पादकता संबंधित पारिश्रमिक या मजदूरी को प्रोत्साहन। बहुत सी पारिश्रमिक प्रोत्साहन योजनाओं का लक्ष्य पारिश्रमिक का भुगतान उनकी व्यक्तिगत सामूहिक स्तर की उत्पादकता के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसके अंतर्गत बोनस या अधिलाभांश भी आते हैं। बोनस एक वह प्रोत्साहन है जो कर्मचारियों को उनकी मजदूरी और वेतन के ऊपर अलग से अतिरिक्त रूप से दिया जाता है। लाभ में भागीदारी। लाभ में भागीदारी का अर्थ होता है कर्मचारियों को संगठन के लाभ में उनका हिस्सा देना। यह कर्मचारियों को अपना निष्पादन कार्य सुधारने की प्रेरणा भी देता है और वे लाभ बढ़ाने में अपना अधिकतम योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त सह साझेदारी स्टॉक का विकल्प भी मौजूद होता है। कर्मचारियों को एक निर्धारित कीमत पर कंपनी के शेयर दिए जाते हैं जो कि बाजार की कीमत से कम होते हैं। कुछ कुछ स्थितियों में प्रबंध विभिन्न प्रोत्साहन जो कि नगद में भी दिए जाते हैं उनकी जगह उन्हें शेयर आवंटित कर देता है। ये उन्हें प्रेरित करता है कि वे संगठन के विकास में अपना अधिकतम योगदान दें। इन्फोसिस कंपनी में ये विकल्प योजना को प्रबंधकीय मुआवजे के एक भाग के रूप में भी क्रियान्वित किया जाता है। सेवानिवृत्ति लाभ। बहुत से सेवानिवृत्ति लाभ होते हैं जैसे भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक प्रकार से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये उस समय भी एक प्रोत्साहन का कार्य करते हैं जब वह संस्था में कार्यरत होते हैं। इसके अतिरिक्त अनुलाभ। बहुत सी कंपनियों में अनुलाभ या फ्रिंज लाभ दिए जाते हैं, जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर कार भत्ता या घर की सुविधा
कुछ कंपनियां घर भी मुहैया करवाती हैं, चिकित्सा सहायता, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और बच्चों के लिए शिक्षा, क्रैच इत्यादि। ये वेतन के अतिरिक्त भत्ते या लाभ हैं। ये उपाय कर्मचारियों और प्रबंधकों दोनों को ही मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, ताकि वे अपना कार्य अधिक सक्षमता से, अधिक निपुणता से कर पाए। अब आते हैं गैर वित्तीय प्रोत्साहन। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं केवल पैसे से ही संतुष्ट हो जाएं, ऐसा भी आवश्यक नहीं। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं तथा कुछ संवेगी कारक भी प्रोत्साहन देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर वित्तीय प्रोत्साहन मुख्यतः इन आवश्यकताओं पर केंद्रित होते हैं। कभी कभी वित्त भी गैर वित्तीय प्रोत्साहन में सम्मिलित होता है, फिर भी इसका मेन उद्देश्य मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक संतुष्टि देने पर होता है, पैसे से मिलने वाली संतुष्टि पर नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की संस्था में पदोन्नति होती है तो ये उसकी मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि है, क्योंकि उसे अपने उत्कृष्ट होने की अनुभूति होती है, एहसास होता है, उसके पद में बढ़ोतरी हुई है, उसकी सत्ता में वृद्धि हुई है और उसके पद के साथ साथ नई जिम्मेवारियां, नई चुनौतियां भी शामिल हुई हैं। हालांकि पदोन्नति में अतिरिक्त वेतन भी शामिल होता है, परंतु गैर वित्तीय पक्ष वित्तीय पक्षों से भारी पड़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की चर्चा करते हैं। पद, प्रतिष्ठा या ओहदा। संगठनिक संदर्भ में पद का अर्थ होता है संस्था में पदों का क्रम, सत्ता, उत्तरदायित्व, प्रतिफल या पहचान, प्रतिष्ठा इत्यादि किसी भी व्यक्ति के प्रबंधकीय पद होने के परिचायक माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या मान प्रतिष्ठा संबंधित आवश्यकताएं मनुष्य की पद द्वारा दी गई प्रतिष्ठा और सत्ता के द्वारा पूरी की जाती है। संगठनिक वातावरण। संगठनिक वातावरण वह होता है जो किसी भी संस्था के बारे में बताता है, उनका विवरण देता है, उनका ब्यौरा देता है तथा एक संस्था को दूसरी संस्था से अलग करता है। ये विशेषताएं संस्था में कर्मचारियों के व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिश्रमिक अभिविन्यास, कर्मचारियों का ध्यान रखना, जोखिम उठाना इत्यादि। यदि प्रबंधक इन सभी पहलुओं पर सकारात्मक उपाय उठाता है, सकारात्मक कदम उठाता है, तो यह बेहतर संगठनिक वातावरण का निर्माण कर पाता है। जीवन वृत्ति विकास के सुअवसर। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह संस्था में उच्च शिखर तक पहुंचे। प्रबंधकों को ये सुअवसर कर्मचारियों को देना चाहिए कि वे अपने कौशल का सुधार कर सकें और उन्हें उच्च स्तरीय पद पर नियुक्त किया जा सके। पदोन्नति एक शक्ति वर्धक का कार्य करती है, एक मोटिवेशनल बूस्टर का कार्य करती है और कर्मचारियों को अपने कार्य को बेहतर तरीके से निष्पादित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। पद संवर्धन। पद संवर्धन का संबंध उन कार्यों की रूपरेखा बनाने से है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य अंश सम्मिलित होते हैं। कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है, उन्हें अधिक उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान किया जाता है और एक अर्थपूर्ण कार्य अनुभव भी दिया जाता है। यदि किसी कार्य को संवर्धन किया जाए, उसे सुरुचिपूर्ण बनाया जाए, तो कार्य अपने आप में व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत बन जाता है, उसे मोटिवेट करने का अच्छा माध्यम साबित होता है। कर्मचारियों को पहचान, मान सम्मान देने संबंधित कार्यक्रम। अधिकतर व्यक्ति चाहते हैं कि उनके कार्य का मूल्यांकन हो और उन्हें उपयुक्त वातावरण मिले, उन्हें उपयुक्त पहचान मिले। वे ऐसा अनुभव करते हैं कि उनसे संबंधित अन्य लोगों के द्वारा उन्हें स्वीकृति मिले, पहचान मिले, उनके काम को पहचाना जाए, उन्हें प्रशंसा प्राप्त हो, उन्हें सराहा जाए। जब इस प्रकार की प्रशंसा कर्मचारियों को उनके कार्य निष्पादन हेतु दी जाती है, तो इसके फलस्वरूप वे उच्च स्तर का कार्य करते हैं, उच्च श्रेणी का कार्य करने हेतु प्रोत्साहित होते हैं। कर्मचारियों को पहचान देने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।
अच्छे निष्पादन के लिए कर्मचारी को बधाई देना, बधाई संदेश भेजना, नोटिस बोर्ड पर या सूचना पट पर उसका नाम प्रदर्शित करना और कंपनी की न्यूज़लेटर में, सूचना पत्र में कर्मचारियों की उपलब्धि के बारे में छापना, उत्कृष्ट निष्पादन के लिए उन्हें पारितोषिक देना या सर्टिफिकेट देना, प्रमाण पत्र देना, स्मृति चिन्हों को देना, वितरित करना, कर्मचारी की सेवाओं को उनके कुछ सम्मान के रूप में कुछ देना, जैसे कि कोई गिफ्ट, उपहार, टी शर्ट, कुछ भी उपयोग की वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं। कर्मचारी को उसके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों के लिए भी उसे पारितोषिक देना, उसे इनाम देना, उसे सम्मानित करना। पद सुरक्षा या स्थायित्व, कर्मचारी चाहते हैं कि उनका पद सुरक्षित रहे, वे अपनी नौकरी पर बने रहें, अपने भविष्य की आय और कार्य दोनों के लिए एक स्थिरता का एहसास उन्हें होना चाहिए, ताकि उन्हें इन पक्षों पर चिंता ना करनी पड़े और वे अपना कार्य उत्साहपूर्वक कर सकें। भारत में अपर्याप्त कार्य अवसरों को देखते हुए ये पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवसर कम होते हैं और उन्हें पाने के इच्छुक ज्यादा होते हैं। फिर भी पद सुरक्षा का एक नकारात्मक पक्ष भी होता है। जब लोगों को ये एहसास होता है कि उनकी नौकरी छूटने वाली नहीं है, तो वे निष्क्रिय भी हो जाते हैं। वे ज्यादा निश्चिंत होकर काम करते हैं कि अब तो हमें यहाँ से कोई हटा नहीं सकता, तो वे थोड़ा सा अकर्मण्य भी हो जाते हैं, अपने काम को टालते हैं। कर्मचारियों की भागीदारी, इसका अर्थ होता है कर्मचारियों से संबंधित निर्णय लेने में उन्हें सम्मिलित करना, उन्हें शामिल करना। बहुत सारी कंपनियों में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इस प्रकार की कार्य समितियां बनाई जाती हैं, इस प्रकार के कैफेटेरिया बने होते हैं, जलपान गृह होते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहां पर वो मिलजुल कर अपने कार्यों को व्यवहार रूप में परिवर्तित करते हैं। कर्मचारियों का सशक्तिकरण, सशक्तिकरण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, अधीनस्थों को अधिक स्वायत्तता देना, अधिक सत्ता प्रदान करना। सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों को यह एहसास कराया जाता है कि उनका कार्य महत्वपूर्ण है, वे इस संस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की भावना के आते ही कार्य का निष्पादन अधिक कुशलता से, अधिक प्रतिभावान लोगों के द्वारा, अधिक प्रतिभा के रूप का इस्तेमाल करते हुए सकारात्मक रूप से, आशावादी तरीके से हो पाता है। अब हम पढ़ेंगे नेतृत्व के बारे में। जब भी हम किसी संस्था की सफलता की कहानियां सुनते हैं, तो हमें एकाएक उनके नेताओं की स्मृति आती है कि उनको कौन लीड कर रहा था, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, उनका अगुवा कौन था। आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बिल गेट्स के बारे में सुना होगा, रिलायंस कंपनी में धीरूभाई अंबानी का नाम सुना होगा, इन्फोसिस में नारायण मूर्ति का नाम सुना होगा, और JRD टाटा, जो कि टाटा कंपनी के प्रमुखिया हैं, उनके हेड हैं, उनका नाम सुना होगा, और अजीम प्रेम जी के विप्रो कंपनी, इनके नाम आपने सुने होंगे। ये सुविख्यात लोगों के नाम हैं जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है। अब आप कहेंगे कि ये संभव ही नहीं कि इतनी सफलता बिना महान नेताओं के प्राप्त हो सकती है। नेता सदैव किसी भी संगठन की सफलता में, उसकी उत्कृष्टता में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम नेतृत्व की अवधारणा के बारे में जानेंगे, उसके महत्व के बारे में, और अच्छे नेता के क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में जानेंगे। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया होती है जो उन्हें स्वतः ही सांगठनिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धित करती है, कॉम्पिटिटिव बनाती है। नेतृत्व संकेत करता है कि किसी व्यक्ति की उस योग्यता को जो कुछ अनुयायियों के मध्य अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए रखे, उन्हें अभिप्रेरित करे, ताकि वे सांगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना योगदान दे सके। नेतृत्व की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं। जॉर्ज टेरी ने कहा कि नेतृत्व की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं नीचे दी गई हैं। नेतृत्व एक ऐसी क्रिया होती है व्यक्तियों को प्रभावित करने की, जिससे कि वे स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से ही सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके। हैरोल्ड कुंट्स एंड हिट्स वेहरिच ने कहा कि नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है, जिससे वे अपनी इच्छा और उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु
प्रतिस्पर्धित हो सके। ग्लुएक ने बोला कि नेतृत्व एक पारस्परिक व्यवहारों का समूह होता है जिसकी रूपरेखा कर्मचारियों को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए, प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। गे तथा स्ट्रेक ने कहा कि नेतृत्व एक प्रक्रिया और संपत्ति दोनों ही होती है। नेतृत्व की प्रक्रिया बिना किसी दबाव के एक संगठित समूह के सदस्यों की क्रियाओं को प्रभावित करती है तथा निर्देशित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। एक संपत्ति के रूप में नेतृत्व उन व्यक्तियों की गुणों या विशेषताओं का समूह होता है जो ऐसा समझा जाता है कि वे इस प्रकार का प्रभाव सफलतापूर्वक नियोजित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेतृत्व की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। नेतृत्व, लीडरशिप, किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता को दिखाता है कि आप अपने सामने खड़े व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित कर पाते हैं। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। नेतृत्व नेता और अनुयायियों के बीच उनके पारस्परिक संबंधों को भी दिखाता है। नेतृत्व का अभ्यास संस्था के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नेतृत्व एक लगातार चलने वाली, सतत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया होती है। नेता शब्द का उदय कहां से हुआ बच्चों? एक व्यक्ति जिसमें नेतृत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं वही नेता कहलाता है। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि नेता अनुयायी के संबंध को किस प्रकार जाना जाए। कई बार ऐसा होता है किसी संगठन की सफलता का सारा श्रेय उसके नेता को दे दिया जाता है, परंतु उसके अनुयायियों को उपयुक्त श्रेय नहीं मिलता। बहुत सारे अनुयायी संबंधित कारक जैसे कि उनका कौशल, उनका ज्ञान, उनकी प्रतिबद्धता, कंपनी को लेकर उनका सहयोग, उनकी सामूहिक मनोवृत्ति, टीम स्पिरिट इत्यादि व्यक्ति को एक प्रभावशाली नेता बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अनुयायी स्वीकृति के द्वारा एक व्यक्ति को अच्छा नेता बना सकते हैं। इसलिए ये मान्यता है कि नेता और अनुयायी दोनों ही नेतृत्व की प्रक्रिया में एक मुख्य भूमिका अदा करते हैं। नेतृत्व के महत्व के बारे में जानेंगे। किसी भी संगठन की सफलता में नेतृत्व एक मुख्य कारक होता है। इतिहास साक्षी है बच्चों कि बहुत से संगठनों की सफलता और असफलता के बीच का अंतर नेतृत्व पर ही होता है। स्टीफन कोरी ने बहुत ही उपयुक्त रूप से उल्लेख किया, जो कि एक प्रसिद्ध प्रबंध परामर्शक भी हैं, कि नेता संगठन की निरंतर सफलता हेतु अनिवार्य होता है। एक नेता न केवल अपने अनुयायियों को सांगठनिक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध बनाता है, बल्कि उनके लिए आवश्यक संसाधन भी एकत्रित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है और अपने अधीनस्थों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित भी करता है। नेतृत्व का महत्व संस्था को होने वाले निम्नलिखित लाभों से स्पष्ट किया जा सकता है। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें अपनी श्रम, अपनी ऊर्जा को संस्था के सकारात्मक रूप से योगदान देने के लिए भी प्रेरित करता है। अच्छे नेता का गुण यही होता है कि वो हमेशा अपने अनुयायियों के द्वारा अच्छे परिणाम उत्पादित कर सकता है, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। एक नेता कर्मियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बना सकता है और उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। वह आत्मविश्वास देता है, सहायता करता है, समर्थन भी प्रदान करता है और एक अनुकूल, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन करता है। वह संस्था में आवश्यक परिवर्तन प्रारंभ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह विश्वास दिलाता है, ये स्पष्ट करता है और पूरे दिल से परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए भी प्रेरित करता है। कोई किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में उस समस्या से भी निपटता है। एक नेता ही होता है जिसके कुशल नेतृत्व के कारण किसी भी द्वंद्व को, किसी भी समस्या को प्रभावपूर्ण तरीके से संभाला जा सकता है, निपटाया जा सकता है। एक अच्छा नेता अपने अनुयायियों को अपनी भावनाओं से और अपनी असहमति को प्रदर्शित करने की भी अनुमति देता है और उपयुक्त स्पष्टीकरण भी देता है। वह अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण भी देता है
और हमेशा अपना नेतृत्व प्रतिनिधि तैयार रखता है ताकि नेतृत्व के उत्तरदायित्व प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से संपन्न होती रहे। एक अच्छे नेता के गुण कौन कौन से होते हैं? ऐसे कौन से गुण होते हैं बच्चों जो कि एक अच्छे नेता में होने ही चाहिए? ऐसी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जो कि नेताओं में पाई ही जाती हैं। इसी कारण वो अपने अनुयायियों को इम्प्रेस कर पाते हैं, प्रभावित कर पाते हैं और उन्हें मार्गदर्शन कर पाते हैं। इस प्रकार की विशेषताएं या गुण जो कि एक नेता में होने चाहिए वो इस प्रकार है। नेतृत्व का एक उपागम इस बात पर बल देता है कि एक व्यक्ति में कुछ निश्चित गुण या विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए जो कि उसे सफल नेता की श्रेणी में खड़ा करती है। एक अच्छे नेता के गुणों में जॉर्ज टेरी ने लिखा कि कुल मिलाकर ऐसी 18,000 विशेषताएं हैं जो कि शोधकर्ताओं द्वारा पहचानी गई। अच्छे नेता के गुण जो कि इस विषय पर उन्हें महारत हासिल है तो वो बताए गए हैं, जैसे कि ऊर्जा, भावात्मक स्थिरता, मानवीय संबंधों के बारे में ज्ञान होना, अभिप्रेरणा देने वाला होना, संप्रेषण कौशल, शिक्षण योग्यता, सामाजिक कौशल तथा तकनीकी दक्षता इत्यादि। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि ओजस्विता, धैर्य, सहनशीलता, निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ संकल्प होना, काम में लगे रहना, व्यवहार में स्थिरता होना, बौद्धिक योग्यता तथा ज्ञान का होना, ये सब अच्छे नेता के गुण होते हैं। इसी प्रकार ऑर्डवे टैड ने कहा कि शारीरिक और ओजस्वी ऊर्जा, उत्साह, उद्देश्यपूर्ण और दिशा ज्ञान, तकनीकी निपुणता, मैत्रीपूर्ण होना, स्नेही होना, दृढ़ संकल्प होना, ये सब एक अच्छे नेता के गुण हैं। विकाउट स्लिम ने कहा कि साहस, इच्छा शक्ति, निर्णय, लचीलापन, ज्ञान, सत्यनिष्ठा, अखंडता और ईमानदारी एक अच्छे नेता के गुण हैं। और घिसैली ने कहा कि पर्यवेक्षण योग्यता, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, आत्मसंतुष्टि, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता, ये सब अच्छे नेता में होना चाहिए। हिल और स्टोगल ने भी कहा कि साहस, आत्मविश्वास, नैतिक गुणों का न्यायपक्ष होना, ये सब नेता में होना चाहिए। शारीरिक, बौद्धिक, निर्धारक कारक, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, सामाजिकता इत्यादि एक अच्छे नेता के अंदर होने ही चाहिए। अब कुछ ऐसे गुणों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है बच्चों जो कि एक अच्छे नेता में आवश्यक रूप से होने चाहिए। जैसे शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं जिसके अंतर्गत कद, काठी, वजन, स्वास्थ्य, रंग, रूप, ये सब आता है। तो ये किसी के व्यक्ति के शारीरिक व्यक्तित्व के बारे में निर्धारित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि अच्छी शारीरिक विशेषताएं लोगों को जल्दी से आकृष्ट करती हैं, लोगों को आकर्षित करती हैं अपनी ओर। एक स्वस्थ और सहनशील नेता मेहनत पूर्वक कार्य कर सकता है और दूसरों को भी उसी उत्साह और लगन से कार्य करने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है। ज्ञान। एक अच्छे नेता में ज्ञान और कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी तो वह अपने अधीनस्थों को आदेश दे सकता है, उन्हें अपनी बातों से प्रभावित कर सकता है। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। एक नेता में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा होनी ही चाहिए, उसे ईमानदार भी रहना चाहिए। वह दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करने वाला होना चाहिए जिसमें नैतिकता की भावना कूट कूट कर भरी हो, जीवन मूल्यों की भावना का उसमें संचार हो। पहल। एक नेता में साहस और पहल शक्ति, नेतृत्व करने की शक्ति होनी चाहिए। उसे ये वेट नहीं करना चाहिए कि कब उसे कोई मौका मिले और वह बोले। उसे तो उस मौके को हथियाना है और संस्था के लाभ के लिए प्रयोग करना है। संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। एक नेता को अच्छा संप्रेषक होना ही चाहिए। उसके अंदर अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों को समझाने की योग्यता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। वह अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से दूसरों तक पहुंचा सके, ऐसा गुण उसके अंदर होना ही चाहिए। एक अच्छा नेता एक अच्छा वक्ता भी होता है। एक अच्छा श्रोता, शिक्षक, परामर्शक और विश्वसनीय भी होना चाहिए, विश्वास पात्र भी होना चाहिए ताकि वह सबसे काम करवा सके। अभिप्रेरणा कौशल। एक नेता को एक प्रभावी अभिप्रेरक भी होना चाहिए। वह लोगों की आवश्यकताओं को समझने वाला होना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के द्वारा उन्हें प्रेरित भी करना चाहिए।
एक अच्छे नेता में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। उसके अंदर उच्च स्तर का, हाई क्वालिटी का आत्मविश्वास होना चाहिए। यहाँ तक कि अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी उसे अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वास्तव में यदि नेता में आत्मविश्वास की कमी है तो वह अपने अनुयायियों को विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकता, अपने अनुयायियों को विश्वास में नहीं ले सकता, वे उसका कहना कदापि नहीं मानेंगे। निर्णय लेने की क्षमता। कार्य के प्रबंधन के लिए नेता का निर्णायक होना बहुत ही जरूरी होता है। जब वह किसी तथ्य के विषय में संतुष्ट हो या उसे जो ठीक लगे तो उसे अपनी बात पर दृढ़ संकल्प रहना चाहिए, अपनी बात पर अड़िग रहना चाहिए, अड़े रहना चाहिए और अपने विचारों को बार बार बदलना नहीं चाहिए। सामाजिक कौशल। एक नेता को सबसे मिलजुल कर एक मैत्री भाव से रहना चाहिए और अपने सहकर्मियों और अनुयायियों से भी मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं होता कि सभी अच्छे नेताओं में अच्छे नेता वाले सभी गुण विद्यमान हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है शायद, परंतु इन सभी गुणों के विषय में समझ होना और जानकारी होना प्रबंधकों को ये मदद करता है कि उन्हें प्रशिक्षण और अन्य चैतन्य प्रयासों के द्वारा अर्जित किया जाए और अपने आप को एक अच्छा नेता, सफल नेता सिद्ध किया जाए। प्रभावपूर्ण नेतृत्व कार्य को सुचारू बनाता है, समय पर होता है कार्य और कम लागत पर होता है, सभी लक्ष्यों की प्राप्ति, सभी कार्यों को करने के लिए सहायक भी सिद्ध होता है। अब हम पढ़ेंगे नेतृत्व की शैली के बारे में। नेता के क्या गुण होते हैं, क्या उसका कार्य करने की शैली, क्या तरीका रहता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। नेतृत्व व्यवहार और शैलियों के कई सिद्धांत हैं। कई अनुसंधानों से ये स्पष्ट होता है कि कुछ निश्चित लक्षणों और गुणों का एक नेता में होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्राधिकार का प्रयोग नेतृत्व शैलियों के वर्गीकरण का सबसे लोकप्रिय आधार है। प्राधिकार के प्रयोग पर आधारित नेतृत्व की 3 मूल शैलियां हैं जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1 एकतंत्रीय, नंबर 2 लोकतंत्रीय और नंबर 3 अबंधता या लेसिक फेयर। एकतंत्रीय या सत्तावादी नेता। एक सत्तावादी नेता आदेश देता है और ये अपेक्षा करता है कि उसके अधीनस्थ आदेशों का पालन करेंगे। यदि एक प्रबंधक इस शैली को अपनाता है तो प्रबंधक के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार कार्य करने हेतु अधीनस्थों को केवल एक तरफा संप्रेषण किया जाता है। ये नेता हठधर्मी है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता और अपने विरोध को पसंद नहीं करता। उसका अनुगमन इस मान्यता पर आधारित है कि परिणामों के आधार पर पुरस्कार या दंड दोनों ही दिए जा सकते हैं। परंतु यहाँ कुछ विविधताएं भी होती हैं कि वो प्रत्येक के मत को सुनते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। दूसरा है लोकतंत्रीय या सहभागी नेता। एक सहभागी नेता कार्य योजनाएं विकसित करता है और अपने अधीनस्थों की सलाह से ही निर्णय लेता है। वह उन्हें निर्णय में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। ये समूह के अंतर्गत सहमति बनाकर स्थिति को नियंत्रित करते हैं। अबंध या मुक्त रोक नेता। इस प्रकार के नेता शक्ति के प्रयोग में विश्वास नहीं रखते जब तक कि ये अति आवश्यक ना हो। प्रबंधक केवल उन्हें समर्थन देता है और सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सूचना की आपूर्ति भी करता है। परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर एक नेता इन शैलियों का संयोजन भी कर सकता है। कार्य करते समय एक अबंध नेता निश्चित नियमों का पालन कर सकता है और आपातकालीन स्थिति में, किसी इमरजेंसी की स्थिति में लोकतांत्रिक नेता को अपने स्वयं के निर्णय लेने होते हैं। तो इस अध्याय में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अपने अगले अध्याय में। धन्यवाद।